नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है और उसके बाद एक गठबंधन सरकार ने शपथ ली है, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने फिर से दोबारा पदभार ग्रहण किया है। लेकिन उसके बाद से जैसा कि भारत में हमेशा चलन है कि चुनाव एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो अभी लोकसभा चुनाव का भी निपटान ही हुआ है कि 3 प्रमुख राज्यों में अभी चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिसमें झारखंड है, हरियाणा है और महाराष्ट्र है। अगर एनडीए या विशेष रूप से भाजपा के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के चुनाव का इसमें सबसे ज्यादा महत्व है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वहीं पर है और एक समृद्ध प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र ने अपनी पहचान बनाई है। और पिछले कुछ समय से जो महायुति के रूप में महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो भी अपने चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे शिवसेना की। शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी उभाटा है। देखिए, शिवसेना पिछले कई वर्षों से बल्कि दशकों से भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है। 2019 के चुनाव भी उन्होंने मिलकर लड़े। वो अलग बात है कि उसके बाद उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जागी और उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाने का फैसला किया और वो मुख्यमंत्री भी बने। बाद में कालांतर में जिस तरह की भी वहां पर ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके चलते शिवसेना के अंदर एक नया गुट बना, शिंदे गुट बना, बाद में एनसीपी में भी एक गुट बना अजीत पवार के नेतृत्व में, तो सरकार पलटा खाती है और उद्धव ठाकरे को अपने मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ती है। वो फिर से दोबारा से विपक्ष में जाकर बैठते हैं और भाजपा के नेतृत्व में वहां पर सरकार का निर्माण होता है। लेकिन उसके बाद से लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को भाजपा ने तोड़ा। अब ये एक बहस का विषय है कि वो अंदरूनी कलह की वजह से अपने आप उस पार्टी में शिवसेना में टूटन हुई या भाजपा ने अपने प्रयासों से पार्टी को विघटित किया और अपनी सरकार बनाई। आज हम उस विषय पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो एक नैरेटिव बना पूरे महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे के प्रति एक सहानुभूति की लहर है पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, और जिसके चलते भाजपा आने वाले न सिर्फ लोकसभा चुनावों में नुकसान खाएगी बल्कि विधानसभा चुनावों में भी उसको अपनी सरकार खोनी पड़ेगी। अब इस नैरेटिव की एक कड़ी परीक्षा ये 2024 के लोकसभा चुनाव थे, लेकिन जब हम इसके परिणामों पर नजर डालते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि एनडीए और भाजपा को भारी नुकसान हुआ। जहां 48 में से 41 सीटें 2019 में भाजपा या एनडीए के पास थी, इस बार वो कम होकर 17 पर आ गया आंकड़ा। और एमवीए जो कि महाविकास अघाड़ी जो कि एक बहुत कमजोर स्थिति में था, या 2019 में तो एमवीए का निर्माण भी नहीं हुआ था लोकसभा चुनाव में, वो 31 सीटों के साथ एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर आता है। लेकिन जब हम उस 31 सीटों का सीट टू सीट आकलन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो कांग्रेस जो अभी तक हाशिए में थी, 2019 में उसके पास केवल 1 सीट थी, वो 17 सीटें लड़ती है और उन 17 सीटों में से 13 सीटें जीत जाती है। और इफेक्टिवली देखा जाए तो जो एंड रिजल्ट की अगर हम बात करें तो उनके पास 14 सीटें, क्योंकि सांगली की सीट जो एक दोस्ताना मुकाबला कहिए या जो भी कहिए, सांगली की सीट भी उनके पास आ गई। तो आप देखिए, 17 में से 14 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस लगभग 82% के स्ट्राइक रेट के साथ, जीत प्रतिशत के साथ वहां पर अपनी परफॉर्मेंस देती है इस चुनाव के अंदर। वहीं अगर हम शरद पवार वाले एनसीपी की बात करें तो जहां यह लग रहा था कि अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी को तगड़ा नुकसान होगा और अजीत पवार सारा संगठन अपने साथ लेकर चले जाएंगे, हुआ इसका बिल्कुल उलट। जहां एक और अजीत पवार की एनसीपी जो है वो उसको 4 सीटें मिलती है और वो केवल 1 सीट जीतने में कामयाब होती है। यहां तक कि अजीत पवार की धर्मपत्नी जो हैं वो भी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से चुनाव बारामती में हार जाती हैं।
लेकिन एनसीपी का ओवरऑल रिजल्ट जब हम देखते हैं तो वो अभी तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है महाराष्ट्र में, और उसको 10 में से जो 10 सीटों पर वो लड़ती है उसमें से 8 सीटें प्राप्त होती हैं। वहीं इस सारे प्रकरण में जब आप देखते हैं शिवसेना की ओर, तो वो शिवसेना जो कि एक बड़े भाई की भूमिका में या सबसे मजबूत स्थिति में थी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि 48 सीटों में मेजर शेयर वो लेकर जाती है और वो 21 सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसको मिलती है केवल 9 लोकसभा सीटें। आप देखिए उसका जो स्ट्राइक रेट है, यानी उसका जो विनिंग जो मार्जिन है, वो सिर्फ और सिर्फ 40 से 42 या 43% पर ही रह जाता है, जबकि उसके 2 अन्य घटक दल 80% की छलांग लगाते हैं। तो नुकसान में कौन रहा इस सारे में? शिवसेना। तो बावजूद इसके कि एमवीए ने एक बहुत अच्छा वहां पर स्कोर मारा, शिवसेना पूरी तरह से नुकसान में रही। और उसके बाद जिस तरह से शरद पवार, उसके बाद से लगातार उनके बयानबाजी चल रही है, और कांग्रेस के तो जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, वो तो 13 और 14 सीटें आने के बाद वैसे ही बम बम है। उनका बयान आ रहा है कि हम तो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या सबसे ज्यादा शेयर हमें मिलेगा। उनका तो कहना है कि हम ही बड़े भाई हैं, शिवसेना को हम जितनी भी सीटें देंगे उनको वो सीटें स्वीकार करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी उस चीज को देख रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। और जो सीट टू सीट आकलन अगर हम शिवसेना की जीती हुई सीटों का करते हैं, तो उनकी 9 सीटों में से मैं विशेष रूप से 4 सीटों का यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। उन 4 सीटों के रिजल्ट पर अगर हम नजर डालते हैं तो एक बड़ा ही एक चौंकाने वाला लेकिन एक सत्य, बिल्कुल सच बात जो है वो निकलकर सामने आती है। जहां तक की सवाल है कि शिवसेना को 9 सीटें मिली तो कैसे मिली, या फिर शिवसेना घाटे में रही या फायदे में रही, या फिर यूं कहें कि आने वाले विधानसभा चुनावों में शिवसेना के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स खुले हुए हैं। आप देखिए, नजर डालते हैं हम लोग। इनमें एक सीट, पहली सीट जिस पर हम नजर डालते हैं, औरंगाबाद संभाजीनगर की, अगर हम उस सीट पर हम बात करते हैं तो यहां पर एक कड़ा मुकाबला होता है जिसमें शिवसेना उभाटा और शिवसेना शिंदे गुट, इन दोनों के बीच में मुकाबला है, और बीच में खड़े हैं सैयद इम्तियाज जलील। तो अगर हम बात करते हैं औरंगाबाद की, ये सीट शिंदे गुट के शिवसेना ने इस सीट को जीता, मार्जिन भी अच्छा खासा रहा, लगभग 1,34,000 से जीते। लेकिन यहां पर आप जब बाकी सभी मतों के ऊपर नजर डालते हैं तो तब आप देखेंगे कि जहां शिवसेना को 4,76,130 वोट मिलते हैं, वहीं पर इम्तियाज जलील जो AIMIM के प्रत्याशी हैं वो 3,41,480 वोट लेकर जाते हैं। और शिवसेना उभाटा यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना मात्र 2,93,400 वोट वहां पर पा सकती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम मतदाता था, मुस्लिम मतदाता को यह लगा इस सीट के ऊपर कि एक तो वो मुस्लिम प्रत्याशी है, और दूसरा भाजपा को हराने में शिवसेना उभाटा के प्रत्याशी से ज्यादा सक्षम जो है वो इम्तियाज जलील हैं। तो उन्होंने खुलकर एकजुट होकर उसको वोट डाला। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ भी शिवसेना उभाटा खड़ी थी, तो शायद कहीं ना कहीं हिंदू वोट कंसोलिडेट नहीं हो पाया, और इस रोचक मुकाबले में शिवसेना इस सीट को निकाल कर ले गई। वहीं जब हम नजर डालते हैं मुंबई साउथ सेंट्रल की सीट पर, यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी अनिल देसाई इस चुनाव को जीत तो जाते हैं, लेकिन जब सीटों की गणना हो रही थी तो उस समय पर यह साफ परिलक्षित होता है कि वहां पड़ने वाले जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें से यहां से कि नवाब मलिक विधायक हैं, उस सीट ने एक मैक्सिमम मार्जिन देकर एक राहत की सांस दी अनिल देसाई को, और वो उस चुनाव को जीत पाए। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की सीट पर नजर डालेंगे तो वहां पर हमें नजर आएगा कि अरविंद सावंत की जीत में सबसे बड़ा योगदान भायकला और मुंबा देवी के इलाकों से मिलने वाले मुस्लिम वोट की वजह से था।
अब एक और सीट का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हालांकि वहां पर शिवसेना नहीं लड़ रही थी, लेकिन ये उदाहरण जो मैं बात रखना चाहता हूं मुस्लिम वोट के कंसोलिडेशन की शिवसेना के परिप्रेक्ष्य में, उसके ऊपर ये बात बहुत फिट बैठती है। अगर हम बात करते हैं धुले लोकसभा सीट की, धुले लोकसभा सीट वो सीट है कि जिसमें भाजपा के सुभाष भामरे और कांग्रेस के शोभा दिनेश, इन दोनों के बीच बड़ा रोचक मुकाबला होता है साहब। वहां की जितनी भी विधानसभा की सीटें थी, भले वो धुले रूरल रहा हो, धुले सिटी रहा हो, सिंध खेड़ा, मालेगांव, आउटर, इन मतलब सभी विधानसभा सीटों पर वो थोड़ा थोड़ा जीत दर्ज करते हुए आ रहे थे। फिर उसके बाद मालेगांव सेंट्रल की गिनती शुरू होती है साहब, और मालेगांव सेंट्रल की गिनती में जो पिछली लीड सारी विधानसभाओं की मिलाकर उनके पास आई थी, वो सारी की सारी लीड वो खो देते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर विधानसभा में सुभाष भामरे को मात्र 4,000 के लगभग वोट मिलते हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी को इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 1,98,000 से ऊपर वोट मिलते हैं। वो पुरानी जितनी भी उनकी लीड चली आ रही थी, वो सारी लीड को खत्म करते हुए 3,000 के लगभग वोट से वो चुनाव जीत जाते हैं। तो मुस्लिम कंसोलिडेशन, मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन का ये जो एक चित्र मैंने आपके सामने रेखांकित करने का प्रयास किया, वो बीजेपी पर कोई असर नहीं डालता, क्योंकि बीजेपी को पहले भी मुस्लिम वोट नहीं मिलते थे, अभी भी वोट नहीं मिलते। एनसीपी पर भी असर नहीं डालता, क्योंकि एनसीपी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और मुस्लिम वर्ग या मुस्लिम वोटर एनसीपी से अछूता नहीं है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पिछले 1 साल से लगातार अपनी इस स्कीम में, अपने इन प्रयासों में कामयाब होती जा रही है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तरों पर भी मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन करती चली जा रही है। आप देखिए, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव, तेलंगाना विधानसभा के चुनाव, इन दोनों जगह पर जहां कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई, वहां पर उनका मुस्लिम मतदाता ने जो साथ दिया, वो एक बहुत बड़ा एक योगदान था कि वहां पर ये सरकारें बनाने में कामयाब हुई। और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो 52 लोकसभा सीटों से 99 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आज पहुंची है, तो उसमें भी राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन उनके लिए एक बहुत बड़े अस्त्र के रूप में, बहुत बड़े उनके एक साथ उन्होंने दिया। आज कांग्रेस जिस स्थिति पर पहुंची है, तो वहीं पर अगर हम आने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें, तो क्या शिवसेना इन मुस्लिम वोटों को अपना उतना ही वोट समझ सकती है जितना कि लोकसभा में मुस्लिम वोटों ने उसका साथ दिया है महाविकास आघाड़ी के नाते? मुझे लगता है नहीं। इसके ऊपर एक मंथन, एक चिंतन शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन में भी चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जो लोकसभा की परिस्थितियां थी वो अलग परिस्थितियां थी, विधानसभा की परिस्थितियां अलग होंगी। आज जिस तरह से दादागिरी कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सदन में, संसद भवन में और संसद भवन के बाहर दिखा रही है, राज्यों में दिखा रही है, और जिस तरह से नाना पटोले का अभी से बयान आके एक माहौल बनाना उन्होंने शुरू कर दिया कि कांग्रेस तो बड़े भाई के रूप में है, तो उसके चलते आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस शिवसेना को बहुत ज्यादा सीटें देने वाली नहीं है। वो शिवसेना जो कि लोकसभा चुनाव में एक बिग ब्रदर के नाते 21 सीटें लड़ने में कामयाब हो जाती है, विधानसभा में उसको 30-40 सीटें भी मुश्किल से मिल पाएंगी, जो कांग्रेस का आज का रवैया है। और जो सीट टू सीट अगर हम मार्किंग करके चलें किस प्रकार के रिजल्ट्स लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में विधानसभाओं के अंदर आए हैं, तो उस सब के चलते क्या उद्धव ठाकरे इस बात को कंसीडर करेंगे कि उनको महाविकास आघाड़ी में रहना है या एनडीए के साथ वापस जाना है? हालांकि यह बड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन राजनीति में सभी तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये राजनीतिक केमिस्ट्री का खेल है। ये केमिस्ट्री उन्होंने जब सरकार बनाई तो वो एक जबरदस्ती की केमिस्ट्री थी, वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन इस केमिस्ट्री की जो परीक्षा, पहली परीक्षा इस लोकसभा चुनाव में हुई है, उस केमिस्ट्री के चलते कांग्रेस को भी फायदा हुआ, एनसीपी को बहुत जबरदस्त फायदा हुआ, और नुकसान में रही तो केवल मात्र शिवसेना उभाटा, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना।
तो क्या ये जो नुकसान उनको हुआ है कि 21 सीटों पर लड़ने के बावजूद भी वो 42% के स्ट्राइक रेट के साथ 9 सीटें जीतने में कामयाब हो पाए हैं, वो इसको कंसीडर करेंगे? क्या वो ऐसा कुछ दिमाग में लाएंगे या पार्टी के अंदर मंथन चिंतन करेंगे कि उनको एनडीए में वापस लौट जाना चाहिए? मुझे लगता है कि वो करेंगे। और उनकी शिवसेना वाला जो फैक्शन है उसके, अगर मैं सिर्फ एक संजय राउत का नाम लूं, संजय राउत को छोड़कर बाकी जितने भी उनके चुने हुए सांसद आए हैं या उनके विधायक हैं, उनमें से कोई भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेगा कि शिवसेना को वापस से एनडीए ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो नेचुरल केमिस्ट्री है, हिंदुत्व के नाम पर हो या देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर हो, या बाला साहब ठाकरे के जमाने में जो उनका एक रवैया कांग्रेस के प्रति था या एनसीपी के प्रति था या भाजपा के प्रति था, तो उसको अगर वो कंसिडरेशन में करके चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से भाजपा या एनडीए शिवसेना की पहली पसंद हो सकता है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि आने वाले चुनाव से पहले पहले जो अभी ये जो सुगबुगाहट शुरू हुई है, ये कहीं ना कहीं मूर्त रूप लेगी और भाजपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच की दूरियां कम होंगी, कहीं ना कहीं कोई ऐसी युति बनेगी? क्या एनसीपी अजीत पवार का जो ढोल भाजपा ने अपने गले में बांध रखा है वो उसको अभी भी बजाते रहेंगे या उस ढोल को उतार कर अलग रख देंगे? क्या शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का विलय होगा या वो अलग अलग ही एक एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आने वाले समय में उभरते रहेंगे और उनके उत्तर भी हमें मिलते रहेंगे। जैसे जैसे जो जानकारी हमारे पास आएगी उसका विश्लेषण लेकर सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मतपत्र को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अगले कार्यक्रम के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय भारत।